लेकिन जैसे ही आपने इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रख दिया तो क्या होगा, क्योंकि देखा नहीं है कभी, तो वो क्या है, उस 50 लाख की न्यूज को आने से पहले ही पूरे मोहल्ले में मिठाई वगैरह बांट देगा, खबर पहुंचा देगा, खुशखबरी पहुंचा देगा और मजे मारना स्टार्ट करेगा वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस नहीं है अभी तक, उसने कभी देखे ही नहीं है जिंदगी में। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू 3 स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक कैपेसिटेंस के बारे में। इस चैप्टर में फर्स्ट हाफ हमने शुरुआत के लेक्चर्स में कर लिया है और अभी हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस रहेगा। और कैपेसिटेंस के लिए इससे पहले हमें एक ये छोटा सा टॉपिक करना है जो डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, क्योंकि ये किसी भी कंडक्टर की या अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में काम आता है। ये इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट्स, इसके डायमेंशंस, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में। और देन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेप का कोई कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटेंस काफी कम होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए अगर हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर अगर करना है तो हमें बड़े कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, हाई कैपेसिटर के, जिसके अंदर हम ज्यादा चार्ज स्टोर करें, ऐसे कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पर उसी को स्टडी करेंगे, कैपेसिटर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर अपने टॉपिक के बारे में बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला अपना टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपको यहां पर अभी तक आपने कहीं से भी स्टडी किया होगा, हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो सकता है थोड़ा जल्दी में पढ़ाया गया हो ये टॉपिक, लेकिन अभी आज के बाद मुझे ये लगता है आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं एश्योर करता हूं आपको। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस बार अब समझने के बाद, ठीक है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक्स के पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें एक हम यूज करते हैं कंडक्टर, देन इंसुलेटर, देन आप यूज करते हो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा लेटर जो चैप्टर्स होंगे, सेकंड पार्ट होगा फिजिक्स का, वहां पर आएगा। अभी हम यहां पर इस चैप्टर में इन दो के बारे में बात करेंगे। यहां पर कंडक्टर हमारे काम नहीं आएगा इस जगह पे काम आएगा हमारे लिए इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में भी वो सब्सटेंसेस जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर वो पोलराइज हो जाते हैं, उनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर वहां पर उनके खुद के अंदर एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उनको हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक ऑपोजिट और नेट नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेते हैं अपने ही अंदर, उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम यहां पर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एंड दीज आर इंसुलेटर्स, और ये टाइप के इंसुलेटर होते हैं, ये आपको यहां पर समझना है। तो इस टाइप के जो मटेरियल है उनको हम डिफाइन करने के लिए दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारे पास पोलर और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास नॉन पोलर। ये दो कैटेगरी के हमारे पास क्या हो गए, इंसुलेटर सब्सटेंसेस हो गए, जिनमें पोलर एंड नॉन पोलर को हम डिफाइन कर सकते हैं। पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या खासियत होती है, नॉन पोलर में क्या होती है, उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो पोलर में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, एक तो एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। और नॉन पोलर जो होता है इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपने जो एग्जाम्पल में देखा है, एक तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है होमोजीनियस। अगर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम अगर हो तो उस टाइप के आप मॉलिक्यूल को होमोजीनियस मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मुझे पता है उसको।
अब हम यहां पर आपको सीधा एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखें, H2 को जब हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ऐसा बनता है। ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऐसे बनेगा। N2 का देखेंगे तो N2 का आपका ऐसे बनेगा। तो इन तीनों सब्सटेंसेज में, तीनों मॉलिक्यूल्स में आपने देखा होगा एक स्पेशलिटी है कि दोनों ही जो एटम है सेम एटम है दोनों साइड के। तो दोनों को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ना तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर पाएगा ना ये अट्रैक्ट कर पाएगा, दोनों ही कंप्लीटली न्यूट्रल रहेंगे मॉलिक्यूल बनने के बाद में। तो यहां पर किसी के पास कोई भी एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव या नेगेटिव टेंडेंसी नहीं होने के कारण यहां पर नेट डायपोल मोमेंट फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके लिए, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सिंगल मॉलिक्यूल के लिए नेट डायपोल मोमेंट P की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। डायपोल मोमेंट जो आपको Q इंटू 2a से हम कैलकुलेट कर रहे थे उसकी वैल्यू यहां पे 0 है इसके अंदर। अगर मैं यहां पर दूसरे टाइप की अगर मॉलिक्यूल की बात करूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो यहां पर आपने एक देखा होगा CO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। इसका स्ट्रक्चर बनता है O डबल बॉन्ड इधर C और इधर O, ऐसे बनता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जिसको आप शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है ऑक्सीजन, और कार्बन इतना नहीं कर सकता। तो यहां पर एक टेंडेंसी रहेगी, नेगेटिव चार्ज होने की टेंडेंसी रहेगी इसके ऊपर, इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, और यहां पर टेंडेंसी रहेगी एक पॉजिटिव चार्ज होने की। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहां पर एक इस डायरेक्शन में एक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा इस साइड में, और एक, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये आपको फिर से बता रहा हूं मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इधर एक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, और दोनों ये जो डायपोल मोमेंट है इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि इसकी CO2 का जो मॉलिक्यूल उसकी स्ट्रक्चर में ये एक 180 डिग्री का एंगल बनता है इसमें डायरेक्ट। तो एक दूसरे को जस्ट ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे को बिल्कुल ये क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहां पर भी नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या है, 0 ही है। तो इस टाइप के जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे यहां पर। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर नेट डायपोल, किसी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल का भी नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अभी तक मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल के लिए। पोलर मॉलिक्यूल का एक सबसे इजी सा जो एग्जांपल है वो हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं एक बार, HCl। अब HCl की जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगी H सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे ही बनेगी। या इस टाइप का कोई अदर कोई दूसरा सब्सटेंस भी आप ले सकते हैं, HBr हो गया, इस टाइप का सब्सटेंस भी ले सकते हैं। तो यहां पर जो क्लोरीन होगा, Cl होगा, ये इलेक्ट्रॉन की, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है ये, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इतनी है नहीं इसकी। तो यहां पर जो बॉन्ड है वो तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच के रखने की, नेगेटिव चार्ज रखने की कोशिश करेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एक अपेरेंट नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इसके ऊपर एक अपेरेंट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो उस वजह से यहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया इस कंडीशन में। और यहां पर जो सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है। अभी तक हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब फिर से एक बात हो रहेगी क्या, इस टाइप का एक और मॉलिक्यूल की बात करें, H2O। तो H2O की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है,
HOH या O दोनों साइड में H है इधर। अब इसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो इसी के जैसा है CO2, लेकिन CO2 में जो ये एंगल है ना दोनों के बीच का, ये 180 डिग्री का है, लेकिन यहां पर ये एंगल 180 डिग्री नहीं है, यहां पर ये एंगल नियरली 104 डिग्री का आता है। 104 डिग्री 28 मिनट्स या ऐसा कुछ है नियरली, या 104.5 डिग्री का मान लो, ठीक है, नियरली इसके अराउंड ही है। अब बाकी अगर एग्जैक्ट आपको देखना तो आप केमिस्ट्री की बुक में या नोटबुक में देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, फिजिक्स की बुक में भी मिल जाएगा, मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली। तो यहां पर क्या होगा, आपको ये जो बॉन्ड है इसके कारण, ये जो स्ट्रक्चर है इसके कारण, अब यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है और हाइड्रोजन कम, तो इस जगह पे भी क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, एक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, एक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। दोनों जो डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहे हैं जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, अदरवाइज तो कैंसिल हो जाते ही, है ना। तो यहां पर इन दोनों का एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकलेगा, वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, ये रिजल्टेंट निकलेगा, तो मैंने इसको PR कर दिया। दोनों जो डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहे हैं इनका एक नेट डायपोल मोमेंट होगा, तो यहां पर इसको मैंने PR कर दिया, और ये भी क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके सिंगल मॉलिक्यूल का भी एक अपना नेट डायपोल मोमेंट होता है, और इसके कारण इनको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि इनका नेट डायपोल मोमेंट होता है। इनको नॉन पोलर कहा जाता है क्योंकि इनका नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल का, तो आपको पता है, डेफिनेशन आ गई, सबको पता है, लेकिन हम यहां पर सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं करें, हम यहां पर एक सैंपल की बात करें। सैंपल का मतलब आप इसमें 100 ग्राम, 50 ग्राम या 200 ग्राम या 10 ग्राम, 20 ग्राम, एक सैंपल में, एक जस्ट लाइक ए कप ऑफ वाटर, इस टाइप से आप बात कर रहे हो, एक पूरे कप भरा हुआ है पानी का, उसकी बात कर रहे हो आप। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों का ही नेट डायपोल मोमेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। नेट डायपोल मोमेंट इस कंडीशन में दोनों का ही 0 रहेगा। अब क्यों रहेगा, ये बात कर लेते हैं। अब ये बात इस तरीके से होगी कि अगर मैं इस पोलर वाले को हिसाब को देखूंगा, पोलर वाले को अगर चेक करूंगा, तो इसके जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से अलग अलग ओरिएंटेशन में रहेंगी, ठीक है, और अलग अलग ये तो मैंने थोड़ा ज्यादा रैंडम कम किया है, ये थोड़ा अलग ओरिएंटेशन में रहेंगी, और इसके कारण देखो क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा ये आपको। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब कहने का ये है कि ये रैंडम है टोटल, और इनका नेट जो डायपोल मोमेंट होगा ना, पी नेट, वो क्या होगा यहां पे 0। किसका, पोलर मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसके अंदर खुद का है। इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका इधर है, इसका है, लेकिन सब एक दूसरे का टोटल जब मिलाओगे तो ये 0 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप देखोगे यहां पर कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगी वो रैंडम रहेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैंने लास्ट वाला स्लाइड में जब आपको एक्सप्लेन किया था, वो मैं बताऊंगा क्या है, कि देखो यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इन दोनों का सेंटर कहां पर है, इन दोनों का सेंटर इस C के ऊपर ही है, और इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी कहां है,
इसका भी यहीं पर है। मतलब कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। लेकिन यहां पर अगर आप बात करोगे कि इस नेगेटिव का तो सेंटर यहां होगा, और इन दोनों का अगर ओवरऑल सेंटर आप देखोगे प्लस और प्लस का इसका यहां होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा यहां पे। और सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे इसका सेंटर यहां है पॉजिटिव का और इसका सेंटर यहां है नेगेटिव का, तो इसका एक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, दे आर एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर है वो। तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, उन दोनों में नेट डायपोल मोमेंट रहेगा सिंगल मॉलिक्यूल में। और यहां पर आप देखोगे तो इनका सेंटर कोइंसाइड किया हुआ है एक दूसरे के साथ। अगर सेंटर कोइंसाइड किया हुआ है, इस वजह से हम जो इनकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, वो क्या बना रहे हैं, बिल्कुल सर्कल जैसी बना रहे हैं। इस बात का आपको बताने के लिए मैंने किया है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस टाइप से है ये। तो यहां पर भी जो पी नेट डायपोल मोमेंट नेट है पूरे सैंपल का, वो भी यहाँ पे क्या है, 0 है। सैंपल का मतलब हो गया यहाँ पे आपने एक 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी आपके पास सैंपल है उसके हिसाब से देख रहे हो। सिंगल मॉलिक्यूल को इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप नहीं देख रहे हो कि एक एटम का देख लिया, एक मॉलिक्यूल को देख लिया, 2 मॉलिक्यूल को देख लिया, ऐसे बात नहीं कर रहे। पूरे सैंपल के लिए नेट डायपोल मोमेंट अभी तक क्या है, 0 है। कब, जब यहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है। लेकिन जैसे ही आपने इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रख दिया, तो क्या होगा, अब इसका बिहेवियर बदल जाएगा। अब इसका जो बिहेवियर है, जो आपके पोलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर है, सबसे पहले वो देखो, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर उसके बाद नॉन पोलर का देखना है। तो देखो यहां पे अपने पास तो ये सैंपल का जिसके अंदर रखा है, यहां पर एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक तरफ हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और एक तरफ हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखने पर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, और जो कि नॉन जीरो के बराबर है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाले एक रैंडम अरेंजमेंट जिन मॉलिक्यूल्स का था, जो अलग अलग एक रैंडम अरेंजमेंट में थे, तो इनमें से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज वाले साइड है वो तो पॉजिटिव वाली प्लेट से अट्रैक्ट होने लगेगी, और जो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड है वो नेगेटिव वाली साइड से अट्रैक्ट होने लगेगी यहां पे। तो अब इसका जो नया अरेंजमेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब ये क्या है, थोड़ा सा रेगुलर जैसा दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता जैसे चावल के दाने हो गए ये, ठीक है, इस टाइप की सी स्ट्रक्चर बनने लगेगी यहां पे। और मैं अगर इनके अंदर चार्ज फिल करने लगूंगा, तो ये जो पॉजिटिव वाली साइड है इधर तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होने लगेगा, और फिर इसके आगे वाले भी ऐसे ही एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाएंगे। यहां पर ये सब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ गए, और इस वजह से क्या हुआ, यहां पर आप देख पा रहे हो कि बाहर जो लेयर है वो तो नेगेटिव ये है और पॉजिटिव ये है। इसके कारण यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, और इसके अंदर जो सब्सटेंस है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि अंदर जितने भी आपके डायपोल मोमेंट्स है, इन्होंने इधर अपना एक जो डायपोल मोमेंट है वो सब क्या हो गए, नियरली ए की तरफ हो गए, नियरली यहां पे ए की तरफ हो गए। तो एक नेट डायपोल मोमेंट भी जनरेट हो गया यहां पे, यहां पर एक नेट डायपोल मोमेंट भी जनरेट हो गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं है अब। ओके, अब इसमें नेट डायपोल मोमेंट है। और इसके साथ ही जैसे कि आपको पता है यहां पर ये लेयर बन चुकी है, ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर बाहर में है,
और ये जो अंदर है एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन चुकी है। तो यहां पर एक इस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव की लेयर बन चुकी है। तो इस पॉजिटिव से लेकर इस नेगेटिव की तरफ एक इस मीडियम के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इस मॉलिक्यूल्स के रोटेशन के कारण भी, रोटेशन की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और इसकी डायरेक्शन आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। मीडियम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अब रिड्यूस करने का काम करेगा। अब यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इसको रिड्यूस करने का काम करेगा। कितना रिड्यूस करेगा, जितना इसकी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की एबिलिटी होगी, जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, ये होता है जस्ट लाइक अ रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने आपको एक बताया था ना रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपको यहां पर दो चीज समझनी होगी। क्या, इस के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक के ऐसा ही सेम यही स्ट्रक्चर का के हमने एक और यूज किया है, कूलम्ब्स लॉ में यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में यूज किया है, फोर्स के फॉर्मूले में यूज किया है, वोल्टेज के फॉर्मूले में यूज किया है। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। दोनों के रिप्रेजेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम ही चैप्टर में आ गए। सेकंड चैप्टर में वो भी है, सेकंड चैप्टर में ये भी है, ये वाला फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो ये एक साथ साथ ही लगभग आ गए। तो इसमें याद कैसे करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा कौन सा कहां पर है। कैपेसिटर के अंदर जो आ रहा है ना, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, जिसको आप एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ना, अंदर जो होने वाली चार्ज डेंसिटी के इफेक्टिव जो चार्ज डेंसिटी उसके कारण हुआ है। तो सपोज एक बार के लिए हम बात करते हैं, इसके बाहर यहां पर जो डेंसिटी है वो है सिग्मा नॉट। जो ओरिजिनल डेंसिटी थी उसका हम बता दिया सिग्मा नॉट, और इधर ये नेगेटिव सिग्मा नॉट है और इधर ये पॉजिटिव सिग्मा नॉट है। और अगर हम बात करें इसके अंदर, यहां पर इस नेगेटिव वाली जो है ना, यहां पे जो जनरेट हुआ है, यहां पर ये सिग्मा मीडियम वाला है, ये सिग्मा मीडियम वाला है। तो नेट चार्ज डेंसिटी कितनी होगी यहां पे, नेट चार्ज डेंसिटी होगी यहां पर सिग्मा माइनस सिग्मा एम, सिग्मा माइनस सिग्मा एम। और ये किस पे डिपेंड करेगा, यहां पर जो इफेक्टिव ओवरऑल जो नेट चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई है वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना जितना इसका रोटेशन हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो यहां पर जितना आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी वीक लगा दिए हैं आपने, तो यहां पर इसमें रोटेशन होगा ही नहीं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग लगाया है तो रोटेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ई पे कर रहा है, एक्सटर्नल ई पे कर रहा है। और ये एक्सटर्नल ई ये किस पे कर रहा है, जो एक्सटर्नल ई है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है जो इनिशियल चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा एम है इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जो चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। और ये जो है ये लाइन नहीं है, ये पूरी प्लेट होगी, एरिया होगा, उसके अंदर रखेंगे हम ये, ठीक है ना। जस्ट लाइक एक क्यूब या क्यूबॉइड नहीं होता, उसके दोनों तरफ प्लेट लगा दी, बीच में हम काम कर रहे हैं, ये बीच में होने वाला काम है। तो ये सब क्या हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट जो कि इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल चार्ज डेंसिटी। और यहां पर इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, सिग्मा अपॉन
के, और ये जो के है ना, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिग्मा जो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी है, इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी है, वो इनिशियल चार्ज डेंसिटी के 1/k के बराबर हो जाएगी। ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसके लिए हम क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। और अब अगर आप यहां पे बात करते, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था जो आपने अप्लाई किया था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कैसे आया, अभी हम बात करेंगे। और अब कितना होगा, अब ये होगा सिग्मा माइनस सिग्मा एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा माइनस सिग्मा एम क्या है, ये सिग्मा अपॉन के है, और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इस तरीके से इसके अंदर इस रोटेशन के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो गई। और अब मैं आपको बता देता हूं कि दिस रोटेशन इज नोन एज ए पोलराइजेशन। ये जो रोटेशन किया है ना हमने, इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यहां पे पोलराइजेशन बोलते हैं। रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द जनरेशन ऑफ नेट इफेक्टिव डायपोल मोमेंट in dielectric substance in the presence of external electric field is known as a polarization of a dielectric substance, and due to this polarization some internal electric field is also generated due to this medium। इस मीडियम के कारण भी यहां पे एक जनरेट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसके अंदर, और इसी के कारण हम आगे इसको काम में लेंगे इन कैपेसिटेंस। कैसे काम में लेंगे, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वीक हो गया ना, यहां पे कमजोर हो गया, तो ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देगा। कैसे कर देगा, वो जब साथ में आएगा तो उस समय हम बात करेंगे। और यहां पर ये तो मैंने आपको बता दिया पोलर मॉलिक्यूल के लिए। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसे होगा रोटेशन, उसकी और बात कर लेते हैं। नॉन पोलर में रोटेशन के लिए आपको सेम यही इसी टाइप का सा काम होगा, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस वहां पे बनने वाला डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, ठीक है, इतना सा है, और कुछ भी नहीं है। तो ये देखो यहां पर फिर से हमारे पास अब जो ये वाले मॉलिक्यूल है ना, ये वाले मॉलिक्यूल है, अभी तो इनका सेंटर एक ही है, लेकिन जैसे ही हम यहां पर इसके दोनों तरफ भी हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, तो दोनों के कारण अब यहां पर भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया E। ये ज्यादा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं जिससे आपको दिखाई अच्छे से देता रहे। यहां पर एक E एक्सटर्नल जनरेट हो गया, जो आपने इस जो अप्लाई किया हुआ चार्ज है, पहले लगाया हुआ चार्ज, उसके कारण हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो रोटेशन होगा वहां पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स है, अब यहां पर एक दूसरे के अलग अलग हो जाएंगे। अब आप ये कहोगे ये जो हड्डी क्यों लगा रहा हूं, बना रहा हूं मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं कि इनके क्या सेंटर्स अलग अलग हुए हैं, और पहले वाले में क्या है, यहां पे सिर्फ इनका रोटेशन हुआ है। ये जो सेंटर है ना, ये पहले ऑलरेडी अलग अलग थे, और यहां पर अगर मैं अब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा तो इधर नेगेटिव इधर सरकने लगेंगी, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाली साइड में शिफ्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने पोलराइजेशन बता दिया, और बाकी जो सेम काम है ना, ये जो डेरिवेशन है ये सबका सेम, इसका भी सेम ऐसा ही होगा कि इनिशियली यहां पे सिग्मा, और उसके बाद इसके अंदर सिग्मा एम, ये वाली जो नेगेटिव वाली जो लेयर है इसके कारण, और फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे क्यों आया, ये भी आपको अभी जस्ट कैपेसिटर के साथ पता चलेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब हम कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा तब बता दूंगा। और यहां पर ये आपके सामने पोलराइजेशन हो गया, और इसके अंदर भी देखो नेट जो डायपोल मोमेंट है ना, यहां पर भी अब पहले डायपोल मोमेंट नहीं था इसमें, लेकिन अब इसके अंदर भी देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये जो नेट डायपोल मोमेंट है ये सभी के अंदर जनरेट हो गया, जो जीरो नहीं है, अब जीरो के अलावा कुछ वैल्यू है, मतलब कहने का ये है, ठीक है।
और अब यहां पर मैं इसके सामने बात करूं कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी इधर जनरेट हो गया, ई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले को इफेक्ट को यहां पे बीच में जहां जहां मटेरियल है, जहां जहां सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, वहां पर नेट इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है पूरा, और इसके कारण ये क्या करेगा, कैपेसिटर के अंदर काम आएगा हमारे पास, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। कैसे करेगा, जब कैपेसिटर आएगा वहां पर बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। कैपेसिटेंस का सीधा सा आप इस तरीके से मीनिंग निकाल सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर है आपके पास, किसी भी कंडक्टर को आप जब उसको चार्ज देते हो, उसको चार्ज स्टोर करते हो उसके ऊपर, तो जैसे जैसे उसके ऊपर चार्ज स्टोर करेंगे आप, कोई भी कंडक्टर है, एक मैं स्फेरिकल कंडक्टर मान लेता हूं, ठीक है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्यू चार्ज दिया, तो यहां पर क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाओगे, उसके साथ साथ यहां पर इसके ऊपर पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन क्या सारे जो सब्सटेंस है, हर प्रकार के, हर शेप के जो सब्सटेंस है, उनके ऊपर चार्ज देने पर सेम पोटेंशियल जनरेट होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग अरेंजमेंट के जो कंडक्टर्स होते हैं, उनको जब हम चार्ज देते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का या वैल्यू का पोटेंशियल जनरेट होता है। लेकिन एक बात फिक्स है कि जितना ज्यादा चार्ज देंगे हम, उतना ही ज्यादा वहां पे पोटेंशियल जनरेट होगा, ये फिक्स है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर चार्ज को मेजर कर रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उतना ही ज्यादा वहां पे चार्ज दिया गया है। वाइस वर्सा आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ कि जब हम यहां पर चार्ज को चार्ज की तरफ से देख रहे हैं, तो चार्ज गिवन टू दिस कंडक्टर Q इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल, कि जितना ज्यादा इसके ऊपर पोटेंशियल है, आपने यहां पर उतना ही ज्यादा यहां पर इसको चार्ज दिया होगा। सीधी सी बात है। अब अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम यहां से रिमूव करना है, तो Q इज इक्वल्स टू CV, और ये जो C है यहां पर, यही क्या है, कैपेसिटेंस है। ये जो CV है, यही यहां पर क्या रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा। और इस C की वैल्यू को अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, तो आपके सामने आएगा C इक्वल्स टू Q, सॉरी, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये यहां पर आपके सामने आ जाएगा। अब एक चीज आप समझ के चलो, एक चीज आप यहां से देखो कि अगर यहां पर मैं कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होगी, यहां पर कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी, तो वहां पर चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल ज्यादा चेंज होगा या कम चेंज होगा। जैसे मैं आपको यहां पर V की टर्म्स में ही लिख देता हूं, V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन C। अब ये बात है, अगर उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है तो चार्ज कितना है, तो उसका पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी। अगर कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम आएगी। इसको आप थोड़ा इस तरीके से एक एनालॉजी लेके समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास आपका दोस्तों का ग्रुप है, या एक जनरल पब्लिक है, उसमें मान सकते हो आप, किसी के लॉटरी लग जाए, किसी के लॉटरी लग जाए, मान लो 50 लाख रुपीस की। अब 50 लाख रुपए की लॉटरी लगने के बाद क्या होगा, आप तो एकदम बिल्कुल इतना तेजी से उछलने लगेंगे, या जो एक सामान्य आदमी होगा वो इतनी खुशी होगी उसको,
वो पूरे मोहल्ले में खुद से जाके बताएगा अरे अपने तो लॉटरी लग गई। लॉटरी उसके लगेगी, पैसे अभी आए ही नहीं है, लेकिन लॉटरी लगते ही वो पूरे मोहल्ले में खबर फैला देगा, खुद ही फैला देगा, ठीक है। क्योंकि उसको उछलता ज्यादा है उस कंडीशन में, क्योंकि उसके पैसे देखे हुए तो है नहीं कभी, कैपेसिटी है नहीं उसकी इतनी रखने की, क्योंकि देखा नहीं है कभी। तो वो क्या है, उस 50 लाख की न्यूज को आने से पहले ही पूरे मोहल्ले में मिठाई वगैरह बांट देगा, खबर पहुंचा देगा, खुशखबरी पहुंचा देगा और मजे मारना स्टार्ट करेगा वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस नहीं है अभी तक, उसने कभी देखे ही नहीं है जिंदगी में। तो वहां पर क्या वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता इस चीज को, तो वो क्या पूरे मोहल्ले में उसने प्रचार कर दिया। ठीक यही बात है, आपको उसने चार्ज क्यों दिया, अगर कैपेसिटेंस कम है, बहुत कम है सी की वैल्यू, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा उछलेगा, उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा वेरी करेगा। लेकिन वहीं पर ये मान लो आपके आसपास का कोई स्टैब्लिश बिजनेसमैन है, कोई समझदार आदमी है, ठीक है, उसको अगर 50 लाख की लॉटरी लगी तो वो क्या करेगा, वो पहले उसको एनालाइज करेगा कि सच में लगी भी है कि ऐसे कोई मजे ले रहा है। सबसे पहले वो इस चीज को कंफर्म करेगा, ये चीज कंफर्म हो गई कि हाँ भाई लगी है, फिर क्या करेगा, शांति से आराम से आके ज्यादा से ज्यादा अपने घर में किसी को बताएगा, घर में बच्चों को नहीं बताएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को बताएगा, और उसके बाद मामला रफा दफा, उसके बाद किसी को नहीं बताने वाला वो। ठीक है, जब वो आ जाएंगे, सब कुछ आ चुका होगा, फिर उसमें से वो जब काम में लेने लगेगा, तब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगे, या हो सकता है तब भी पता नहीं चले, क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है पैसे को होल्ड करने की। सिंपल सी बात यही है, यही यहां पर है कंडक्टर्स के लिए, कि अगर किसी की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो वहां पर चार्ज देने के बाद में भी पोटेंशियल बहुत ही कम आएगा, और अगर किसी की कैपेसिटेंस ही नहीं होगी तो आप थोड़ा सा उसको चार्ज देते ही वहां पे सबसे पहले कौन आएगा, पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज ए कैपेसिटेंस। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, सिंपल। अब इसको आपको थोड़ा सा बना के सजा के थोड़ा सा कलर वलर करके ढंग से लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपको लिखना एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इज नॉन एज ए कैपेसिटेंस। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड डेवलप्ड वोल्टेज ऑन इट। इन दोनों के रेशियो को ही आप क्या बोल रहे हो, यहां पे मेजर करते हो, ऐसे कैपेसिटेंस मेजर करते हो। अब इसकी यूनिट, यूनिट क्या होगी यहां पर, इसकी यूनिट ऑफ सी, अगर आप यहां से देखेंगे तो Q अपॉन V, Q को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुलाम, C से, इसको V से, तो कुलाम पर वोल्ट हो गई। अब अगर आप यहां पर कुलाम पर वोल्ट है, लेकिन इसको याद नहीं रखना आपको, आपको डायरेक्ट इसकी एक यूनिट गिवन है वो याद रखनी है, नाम पर है, साइंटिस्ट के नाम पे, वो है फैरेड, ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, फैरेड इसकी यूनिट है। लेकिन फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है इसकी, अगर आपको मैं बताऊंगा कितनी बड़ी होती है, अगर आपको कोई बोले कि किसी के पास डायरेक्ट एक कंडक्टर है जिसकी यूनिट 1 फैरेड है, तो ये मान लेना वो झूठ बोल रहा है, इतनी यूनिट एक सिंगल कंडक्टर की हो ही नहीं सकती। अरेंजमेंट की हो सकती है, लेकिन एक कंडक्टर की नहीं हो सकती डायरेक्टली, चाहे कितना ही बड़ा कंडक्टर हो, अर्थ के ऊपर अगर अवेलेबल है तो नहीं हो सकती। तो आप इतनी बड़ी यूनिट होती है, तो इसके लिए स्मॉलर यूनिट्स काम में लेते हैं हम, जिसमें माइक्रोफैरेड जो कि 10⁻⁻⁶ फैरेड होती है, नैनोफैरेड जो 10⁻⁹ फैरेड होती है, पीकोफैरेड जो 10⁻⁻12 फैरेड होती है। अब इसकी रेंज भी बता देता हूं मैं, जो माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स होते हैं वो आपके फैन में, कूलर में, फ्रिज में, शायद एसी में भी लगता होगा, तो इन जगहों पर माइक्रोफैरेड रेंज के कैपेसिटर्स लगते हैं। नैनोफैरेड रेंज के जो कैपेसिटर्स है, आपके पास जो टेलीविजन है, रेडियो है, आपका जो कंप्यूटर बोर्ड हो सकता है,
या आपके पास जो ऑडियो अगर कोई डिवाइस है तो उसका जो कंट्रोल जहां से हो रहा है वहां पर उसके सर्किट बोर्ड में आपको नैनोफैरड रेंज के कैपेसिटर्स मिलेंगे ट्रांजिस्टर्स वगैरह में। और फिर उसके बाद जो पिको फैरड की जो कैपेसिटेंस है वो जो हमारे पास आईसी या जो चिप बनी हुई आती है ना उसके अंदर जो उस डिवाइस के अंदर ही फॉर्मेशन होता है तो वहां पर जो कैपेसिटेंस मिलती है डिवाइसेस के अंदर जो अलग से कैपेसिटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती उस लेवल पर पिको फैरड कैपेसिटेंस वहां पे काम आती है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल सा इतना ही रखेंगे। और अब हम इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। मैं डायमेंशंस की बात इसलिए करता हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन कहीं पर भी कैसे भी किसी भी टॉपिक से आ सकता है। नीट जेई की एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हैं या 12th क्लास के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं जब यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर आता है उस कंडीशन में मैं भी कराता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका एक्चुअल में जो प्रैक्टिस है ना इस वाले चैप्टर की यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर की एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिस 11th क्लास और 12th क्लास पढ़ने के बाद होती है। और मैंने ये लेक्चर में बोला है अभी भी जब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कराया हुआ 11th क्लास में, आप जाके देख लेना चाहे वीडियोस में, वहां पर मेरा यही बोला हुआ है कि इस वाले चैप्टर की प्रैक्टिस तो 11th 12th क्लास पूरी पढ़ने के बाद होनी चाहिए क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस क्या आएगी, डायमेंशंस के लिए फिर से फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अब इसमें से वो फॉर्मूला चाहिए आपको जो जिसकी डायमेंशंस आपको पता है। क्या आपको Q की याद है? बिल्कुल याद है, लेकिन V की याद नहीं है। सपोज अगर किसी के है तो बहुत अच्छी बात है, तो V को हम लिख सकते हैं W अपॉन Q। तो Q फिर से ऊपर चला जाएगा तो ये Q स्क्वायर हो गया, W नीचे आ गया। अब W की लिख दो आप, क्या डायमेंशंस होती है? Q की होती है A इंटू टी का स्क्वायर और नीचे m1 l2 t माइनस टू। इसको सोल्व कर दो, m1 सबसे पहले -1 आएगा, l2 l सबसे l बाद में -2 आएगा, फिर t 2 तो ऊपर है और -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 और a अगर है यहाँ पे तो ये आपके पास कैपेसिटेंस की डायमेंशन। इसका मैंने कुछ ज्यादा ही महिमा मंडन कर दिया, ठीक है, ज्यादा ही मैंने इसकी तारीफ कर दी, ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बता दी। इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सोल्व करना आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरी आदत है ये सब बताने की और आपका पढ़ने का काम है ये। तो ये सब आपको इस तरीके से कैपेसिटेंस के बारे में जानना है कि किसी भी कंडक्टर की अपनी एक चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, उसी को आप कैपेसिटेंस बोल रहे हो। ठीक है, कोई ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, कोई कम चार्ज स्टोर कर सकता है, कैसे कैसे करेगा वो हम बात करते जाएंगे जैसे जैसे हम हमारा लेक्चर जो है वो आगे बढ़ते जाएगा उसके साथ साथ। अब हमारे पास आगे ये है कि आपने कैपेसिटेंस की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है? सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। कैसे? आप ये देखो, आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको आपने अगर Q चार्ज दिया हुआ है, इसको आपने टोटल चार्ज दिया है Q, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, हम प्लस की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा? V आएगा। V की वैल्यू क्या होगी? तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर क्या आएगा? V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाएगी। तो यहां पे आपके सामने हो जाएगा ये, के की वैल्यू आप रखोगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन आर क्या है? आर इसकी खुद की रेडियस है, तो आप यहां पर इसको कैपिटल आर भी कर सकते हो। कैपिटल आर का मतलब इसकी खुद की रेडियस। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होती है ना वो कैपिटल आर से लिखते हैं, बाकी स्मॉल आर से लिखते हैं, जो डिस्टेंस होती है ये। तो ये हो गया। लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है डेफिनेशन से? तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन
V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो आप यहां पे लिख दो C इज इक्वल्स टू Q, V कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो Q से Q कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल्स टू C। ये आपके पास एक कैपेसिटेंस आ गई, किसकी? स्फेरिकल कैपेसिटर की आ गई, या स्फेरिकल कंडक्टर की आ गई, कैपेसिटर की नहीं, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आ गई आपके पास। अब स्फेरिकल कंडक्टर कौन सा है जो आप इस पॉपुलर है, आप जानते भी हो और बहुत कॉमन कंडक्टर है, वो है आपकी अर्थ। कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि अर्थ को हम स्फेयर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अर्थ एक स्फेयर है, तो यहां पर स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला काम आ जाएगा। और आपको पता है अर्थ की जो रेडियस होती है आर ई, वो होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, या आप 6400 किलोमीटर मान सकते हो। तो ये 6.4 इंटू 10⁶ मीटर आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 422/7, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये होती है 6.4 इंटू 10⁻6। इसको आप जब सोल्व करना, और कुछ भी नहीं करना, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहां पर देखो क्या आएगा, इधर क्या है, इधर है आपके पास 10⁻⁻6, इधर 10⁻⁻6 है। इन सब को सोल्व करोगे तो ये आएगा 711, कुछ पॉइंट्स में आएगा। लेकिन अगर हम इसको इतना फैरड, अभी किस में है, फैरड में है, लेकिन आप क्या करो, आप इसको यहां पर इस तरीके से ब्रेक कर दो, ये -3, क्योंकि 3 इधर आ गए, 3 पॉइंट्स ले लिए ना, तो -3 इधर हो गए, तो ये हो जाएगा इतना फैरड। और इसको जब आप और सिंपल करोगे तो ये मिली फैरड में हो जाएगा। अब ये देखो, अर्थ खुद इतनी बड़ी कंडक्टर है, इतना बड़ा एक स्फेयर है, इसकी खुद की कैपेसिटेंस कितनी है, 0.711 मिली फैरड, मतलब इसकी 1 मिली फैरड भी नहीं है, 1 फैरड का 1000 पार्ट भी नहीं है, किसका, अर्थ का अपना खुद की कैपेसिटेंस। तो आप सोचो, अगर डायरेक्ट किसी कंडक्टर की अगर 1 फैरड कैपेसिटेंस हो, अगर कोई बोले आपके पास उसके पास है, तो ये मान लेना वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 फैरड का डायरेक्ट एक स्फेयर नहीं होगा, या कोई भी कंडक्टर नहीं होगा। इसका कारण क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि 1 फैरड का कैपेसिटर नहीं हो पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देने लगते हैं ना, तो उसके ऊपर उसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है, उसके ऊपर उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम उस चार्ज को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते ही जाएगी। और एक टाइम आएगा जब पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां पर वो अपने आसपास के गैसेस को आयनाइज्ड करना स्टार्ट कर देगा। और गैसेस के आयनाइज्ड करना स्टार्ट कर देगा, तो वहां पर उसके पास जितना भी खुद का जो चार्ज है, वो लीकेज स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स ग्राउंड, क्योंकि अपने आसपास की गैसेस को आयनाइज कर देगा, तो चार्ज उसके पास होल्ड हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसके आसपास के नियरली 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट के आसपास का जब उसके पास पोटेंशियल हो जाएगा ना, तो अपने आसपास की गैसेस को वो आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका आइसोलेटेड स्फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वही वहां पे खत्म हो जाएगा। फिर आइसोलेटेड स्फेयर नहीं रहेगा, वो फिर अपने आसपास के जो सब्सटेंसेज है उनको भी आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उसके थ्रू वो अपना जो चार्ज वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स ग्राउंड, बिना किसी डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन के भी। तो इस टाइप से हम ये मानते हैं कि जो डायरेक्ट जो एक कंडक्टर होता है, उसके पास या उसकी जो खुद की कैपेसिटेंस है, वो इतनी ज्यादा या इतनी अच्छी कैपेसिटेंस नहीं होती है। तो इसके लिए हम आगे और देखते हैं। फिर हमने क्या किया, कुछ कंडक्टर्स के अरेंजमेंट करना स्टार्ट किए, और फिर हमने एक डिजाइन या अरेंजमेंट बनाया जिसमें हम ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं,
उसको बोला जाता है कैपेसिटर, उसको बोला जाता है यहां पर हमारे लिए कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर को स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर की बात करने से जस्ट पहले मैंने अभी डिस्कशन किया था आपसे कि जब हम किसी कंडक्टर को एक बहुत बड़े अमाउंट में अगर हम चार्ज देंगे तो इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब एक बार इसके पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁶ तक इंक्रीज होगी। इतने में क्या होगा, आपके पास इस के नजदीक जितने भी गैसेज होंगी या अपने आसपास के जो गैस के मॉलिक्यूल्स उनको आयनाइज करने लगेगा या गैसेज को आयनाइज करने लगेगा। और जैसे ही एक बार अगर ये गैसेज को आयनाइज करना स्टार्ट करेगा तो ये इसका अपना खुद का चार्ज क्या हो जाएगा, यहां से लीक होना स्टार्ट होगा, और लीक होने के कारण ये खुद हो सकता है ये पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइज भी हो जाए या एयर के थ्रू ये अर्थ के साथ इसका कनेक्शन बैठ जाए, तो वहां पे जितना भी चार्ज है वो सारा निकल करके आयन इसका जो खुद का जो चार्ज है वो खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये कंडीशन भी आ सकती है जब हम केवल अकेले कंडक्टर को कंटिन्यूअसली चार्ज देते जाएं देते जाएं देते जाएं, क्योंकि इसकी खुद की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है नहीं, बिखर जाएगा बहुत जल्दी, इस तरीके से मान सकते हो। लेकिन हम यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपको क्या बेनिफिट है, यहां पर सपोज मैं एक प्लेट ले रहा हूं, इस प्लेट को मैंने चार्ज दिया है, इस प्लेट को चार्ज दूंगा मैं, तो प्लेट को चार्ज देने से जितना भी चार्ज है इस प्लेट के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों तरफ से, तो इधर भी पोटेंशियल है, इसके पास पूरे के ऊपर पोटेंशियल आ गया, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा। सिंपल सी बात है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक और अनचार्ज्ड प्लेट रख दी, इसके इस प्लेट के ऊपर चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। जब इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये क्या करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्जर इसके नजदीक मैंने दूसरी प्लेट रखी है जिसके पास चार्ज नहीं है, तो यहां पर इंडक्शन स्टार्ट होगा, और इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण ये इसके नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसने इसके नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इस साइड में इसके पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो अब क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा इसको, पहले वाले कंडक्टर को, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है ना, ये क्या करेगी, यहां पर इसका खुद का पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है, पोटेंशियल है, इसके कारण अब यहां पे थोड़ा सा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल देगी तो पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, यहां पे हो सकता है ज्यादा डिक्रीज हो जाए। लेकिन इसके पास में ये पॉजिटिव भी तो बैठा है उसके जस्ट पिछले वाले साइड में, तो ये क्या करेगा, यहां से ये यहां पर फिर से पॉजिटिव चार्ज देगा, इसको पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट डालेगा, तो यहां पे इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। जब हमने केवल डायरेक्ट केवल एक प्लेट रखी है तो ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, थोड़ा ये कम करेगा लेकिन ये वापस बढ़ाएगा। हाँ, इतना जरूर फायदा होगा कि जो साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नियरर देन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो सेकंड वाली प्लेट है ना, इसकी नेगेटिव साइड वाली जो साइड है नेगेटिव चार्ज वाली वो नजदीक है इसके, तो नजदीक है तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, ये दूर है तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, तो थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है, यहां पे ज्यादा फायदा नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है ना, नॉट सो मच बेनिफिट। लेकिन हमने यहां पर एक चालाकी करनी है, क्या चालाकी करनी है वो मैं इस पूरे डायग्राम को फिर से बनाऊंगा तो पता चलेगा। यहां पर मैं एक ही डायग्राम में अपन होच पोच नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा देखो, प्लस ये अपने पास चार्जेस है, दोनों तरफ आपके आ गए थे। अब हम यहां पर दूसरी जो प्लेट है ये बना रहे हैं, इसमें इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इंडक्शन के कारण इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने पॉजिटिव वाले को रिपल कर दिया तो पीछे चले गए बेचारे,
इधर अगर नेगेटिव आ गए तो पीछे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएंगे, ये तो फिजिक्स का रूल है सीधा सा, ठीक है। अब आपको पता है क्या है, अब मैंने क्या किया, चालाकी ये करी है कि इसके साथ यहां पर मैंने अर्थ के कनेक्शन को ऐड कर दिया, यहां पर मैंने अर्थिंग कर दी इसकी, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया इसको। तो अर्थ के साथ कनेक्ट करने से यहां पे क्या फायदा हुआ, यहां पे फायदा ये हुआ कि अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे आएंगे इस रॉड के ऊपर आके, जितने भी यहां पर ये चार्जेस है, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है इनको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा इनको। इनको न्यूट्रलाइज कर देने के बाद यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यहां पर दूसरी वाली प्लेट पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो क्या हुआ, तो इस वाली प्लेट पर जो जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे थे, इस वाली प्लेट पर अब जो पोटेंशियल है V प्लस माइनस V माइनस, नेगेटिव वाली के कारण जो पोटेंशियल अब अच्छे से ढंग से डिक्रीज होगा। तो इसके अब एक चीज और हो जाएगी साथ में कि जो वाले चार्जेस, जो चार्जेस यहां पर है ये वाले, ये भी इधर आके इस वाली प्लेट पे आ जाएंगे और यहां पर ऑपोजिट साइड में यहां पर इंड्यूस भी हो जाएंगे। तो आपके पास अब इसके अंदर जो स्टोर्ड चार्ज है ना, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर इस अरेंजमेंट के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। और इस टाइप के अरेंजमेंट को ही आप क्या बोलते हो, कैपेसिटर बोलते हो। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कोई अलग से मशीन नहीं है, कोई अलग से डिवाइस नहीं है, वो जस्ट कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है। और अगर इसके अंदर हम कुछ फिल कर देंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये और अच्छे से काम करने और इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्या फिल करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर है वो इस तरीके से काम करता है। कैपेसिटर बनता ऐसे है, ये मान के चलो, कोई भी कैपेसिटर जो बनता है ना, चाहे बहुत बड़ा कैपेसिटर बने चाहे बहुत छोटा कैपेसिटर बने, उसके पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है वो यही करता है। ये आप मान के चलो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। इतना इस तरीके से आप अगर एक बार समझ में आ गया कि कैसे हुआ है ये काम, चाहे आपको लेक्चर दोबारा देखना पड़े, फिर से देखना पड़े, आप देखिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी। और बहुत ही जल्दी क्या, जस्ट कल ही नेक्स्ट डे ही आ जाएगा आपका लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इस लेक्चर में और किस टाइप की जो हेल्प है वो आपको चाहिए, किस टाइप का इंप्रूवमेंट है जो करना है यहाँ पे। और बस यही है, आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।